पढ़ने वालों पहले कभी स्किल्स का पेपर दिया, एफआर दिया और पेपर पहला देखिए ना, एसीसी का भी स्किल्स में इंतजार नहीं किया, मतलब किया कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर दिया होगा, नहीं किया होगा तो अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट स्किल्स लेवल का सबसे मुश्किल दरमियाना पेपर, मुश्किल है ना, आसान है ना, दरमियाना है, मसला है। टेक्स्ट आसान जो बोले वो सही नहीं बोलेगा। क्यों? टेक्स्ट का सिलेबस देखा है, कोई बुक देखी है टेक्स्ट की बुक से बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की बुक से क्या कर सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग। जिम जाते होगा कोई, आप लोग सारे लोग दोस्त हैं बेचारे, कोई जिम जाता नहीं होगा, अगर कभी जिम जाने के इत्तेफाक हो तो वहाँ जिम करोगे। टेक्स्ट की बुक इतनी शानदार 1200 पेज की 1200 पेज की बुक है, 1200 पेजेस की बुक है, जिसको आप जिम में यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कॉलर आपकी बिल्कुल बेहतरीन सेटिंग बनेगी। क्यों इतनी बड़ी बुक? और तभी टेक्स्ट की किट को देखना, टेपलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट की टेपलाइन को देखना, तो वो इतनी बड़ी किट है जितनी पीएम की बुक है। पीएम की स्टडी टेक्स्ट और हमारी किट को अगर कंपेयर करें तो टेक्स्ट की किट जो है वो ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू पीएम। पीएम की स्टडी टेक्स्ट का साइज इतना बड़ा नहीं है जितनी टेक्स्ट की क्या है किट का साइज है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि स्किल्स लेवल का सबसे लेंथी कोर्स जो है वो है टेक्स्ट। स्किल्स लेवल का सबसे लेंथी सिलेबस जो है वो है टेक्स्ट। इसका कोर्स इतना बड़ा है कि एफआर जो है ना वो इसके मुकाबले में 65% है। एफआर हमने दिया है, लोग जो बैठे हुए हैं, तो ये जो F7 दिया है कंसोलिडेशन, आईए 16, आईए 40, आईए 23, आईए 5, इन सब से खेल के आए हो ना? नहीं खेला, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, फिर फाइनल अकाउंट, इन सब से आप फेल कूद के आए हैं बेचारे। अब रिजल्ट का इंतजार है, मां की दुआ होगी इंशाल्लाह पास होगा। तो कहना ये है कि वो टेक्स्ट के मुकाबले में 65-70% है। तो पता ये चला कि स्किल्स का सबसे बड़ा सिलेबस माशाअल्लाह तबारक रहमान वो है टेक्स्ट। सबसे बड़ा सिलेबस, पढ़ते रहो मर जाओ, सिलेबस खत्म नहीं होता। हर पढ़ के कौन बावली हो जाती है, आखिरी में दिमाग घूम रहे होते हैं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो सर, मैं क्या करूं? तो मैं शुरू से कहता बेटा शुरू से क्यों नहीं पढ़ा, अब अगली अटेम्प्ट मार्च में ट्राई करो, 50,000 दोबारा दो, क्या मसला है? जो नहीं पढ़ेगा शुरू से उसके बाद ज्यादा नोट है, तो 2-3 अटेम्प्ट होगी, रोज पढ़ेगा तो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो रोज पढ़ोगे तो टेक्स्ट का पेपर पास होगा इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर आप सोचते हो कि एफआर की तरह आखिरी में पढ़ूंगा और पेपर हो जाएगा, तो मार्च अटेम्प्ट होगा, सितंबर अटेम्प्ट में नहीं होगा। ये सच्ची बात है, अच्छी लगे बुरी लगे सच बताना चाहिए। 50,000 आपके लगे हुए, हमारे थोड़ी। पढ़ोगे तो अब्बा के 50,000 बच जाएंगे या खुद के बच जाएंगे जो जॉब करके पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर अम्मा ने फिगर या ताना एक खाला की फूफी की बेटी, फूफी की बेटी ने देखे 1 मार्क्स से कोई हो गया, या अब तो ये कह रहे हैं कि बस फेल हुआ अब तो दुकान पे और आप लोग शादी, ऐसा तो ये डराना था, ये डरावना खौफ था कि टेक्स्ट का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन अच्छी बात है सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशियो जो है एसीसी के अंदर वो है टेक्स्ट का 50 to 60% के दरमियान पासिंग होता है। सबसे हाईएस्ट पासिंग है
पासिंग ज्यादा है क्योंकि हम है पाकिस्तानी, हमें प्यार है कैलकुलेटर से और नफरत है थ्योरी से। रेशियो एनालिसिस है फॉर्मूला तो मोटा ही था। सर कोई शॉर्टकट बता दो सर। सर ये रेशियो का कुछ लिखवा दो सर। नहीं लिखा जाता है सर। अगर मैं रेशियो की थ्योरी ना करके जाऊं और सिर्फ फार्मूले कर लूं तो कितने मार्क्स मिलेंगे? क्या मैं पास हो सकता हूं? ये आप लोगों का जहन है क्योंकि हमें पाकिस्तानी और कैलकुलेटर चलाना आता है, थ्योरी लिखने में क्या आती है? कम से कम मौत ऐसे ही है ना। तो ये पेपर आप लोगों के लिए है। थ्योरी पेपर में ढूंढनी पड़ेगी। क्या थ्योरी पेपर में ढूंढनी पड़ेगी? मैक्सिमम आए तो 10 से 12 मार्क्स की आए। और वो भी थ्योरी ऐसी नहीं होती जैसी रेशियो की होती है, जैसी पीएम की टेक्निकल थ्योरी होती, सीधी होती है। तो टेक्स्ट का पेपर, न्यूमेरिक बेस्ड पेपर, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर, ये चलता रहेगा। मेमो वाला कैलकुलेटर दो हाथ से कैलकुलेटर जितना तेज चला सकते हो चलाओ, आंसर आना चाहिए। टेक्स्ट से कोई फॉर्मेट्स नहीं होते, ये वही कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वही है। टेक्स्ट का पासिंग सबसे ज्यादा, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर, थ्योरी निष्कामणा कोई खास थ्योरी नहीं है, ज्यादा क्या है कैलकुलेशन। ये हो गया पेपर का इंट्रोडक्शन। दूसरा एक सवाल है, क्या मिस तैयबा पाकिस्तान में नहीं रहती, आप यूके में रहती है, ठीक है। रेड सिग्नल पे आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे? अल्लाह अकबर। दुबई में है आप, रेड सिग्नल नजर आया, क्या करेंगे आप? अच्छे बच्चों की तरह रुक जाएंगे। सारे के सारे लोग होंगे ना, इसके अलावा पाकिस्तान तो ठीक है क्या? पाकिस्तान में तो रेड सिग्नल पे चलते हैं और ग्रीन पे भगाते हैं, ऐसा ही है ना। रोड होगा तो सिग्नल होगा ना। अल्लाह अकबर। रोड ही नहीं है, खड्डों में तो चल रहे हैं। खैर इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आपके पोतों के बच्चों की शादी होगी, जब पाकिस्तान तरक्की करेगा आपके यहाँ, आपके पोते बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों की जब शादी होगी तो आप देखेंगे पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। तो तैयबा की बेहद मार के रुक जाती है रेड सिग्नल पे और मिस ईमान भी रुक जाती है, ठीक है। बेटा एसेट कौन सी साइड पे पड़ता है? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। हमाद भाई एसेट कहाँ पड़ता है? डेबिट पे पड़ता है। और कम किससे होता है बाबा? क्रेडिट पे। क्यों ये सब क्यों है? सवाल है एसेट डेबिट पे क्यों बढ़ता है, एसेट क्रेडिट पे कम क्यों होता है, रेड सिग्नल पे हम क्यों रुक जाते हैं? कानून है, स्टैंडर्ड है, लॉ है, सही है ना। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो रूल्स है, जो लॉ है, उसको क्या करो, उसका पालन करो। रूल्स एंड लॉज का क्या करो, पालन करो, मतलब उनको फॉलो करो, ऐसे कुछ है सुना। अब 10th के पेपर में पहली क्लास में एक बात बता रहा हूँ, एक होती है लकीर, एक होता है उसका फॉलोवर। एक होती है लकीर, एक होता है उसका टेक्स्ट इज द लॉ। टेक्स्ट क्या है? कानून। कानून मन कानून, कानून कानून, लॉ लेजिस्लेशन। तो कानून से क्यों नहीं पूछते? क्या कानून से क्या नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? पराठो लेके निकलो, किसी को मार दो, धीरे धीरे छूट जाओ, इट्स ओके। क्यों? तो है, कानून है। कानून से क्यों नहीं पूछते? क्या बोलते हैं? जी हाँ यूं ही, जी हाँ ऐसे ही होगा, यूं ही होगा। तो अपना दिमाग जो है ना, अभी तक जितना भी क्रिएटिविटी लेके आया हुआ है या क्रिटिकल थिंकिंग करता है, उस सबको बाहर रख दीजिएगा। क्यों ना निकले टेक्स्ट के पेपर में, क्या ना निकले, क्यों ना निकले। टेक्स्ट के पेपर में होता है ये चीज यूं होती है और ऐसे ही होगी। क्या बोला? ये चीज यूं होती है और ऐसे ही होती है। अब हाजी का क्या नाम है? फिलहाल भाई कहते हैं सर नहीं, आप बताएं क्यों। तो मैं इससे सवाल करूंगा, बेटा एसेट डेबिट पे क्यों? क्या जवाब देना? उसकी अकाउंटिंग ऐसे ही होती है क्योंकि आईएएस ने ऐसे ही बोला है,
नहीं फरमाएंगे ना। तो मैं कहूंगा आपसे बेटा आईएएस पढ़ा तो मुल्क का कानून पढ़ा, मुल्क का कानून पढ़ा ना, तो कानून की सुन, और जब आईएएस की इतनी सुनते हो तो कानून की ही सुनो। अब समझो कानून की ही है, कानून माँ है। कभी क्यों करते हैं नहीं करते, अम्मा ने कह दिया तो क्या बोलते हैं, शादी हो गया फिर एक आएंगी, फिर जब वो कहेंगी सुनिए आते हुए ये लेते हुए आइएगा, तो आप बोलेंगे क्यों, एक चॉकलेट मंगाएंगे आप ले जाएंगे तो नहीं हो, हाँ, तो यही कानून आपने क्या करना है, फॉलो करना है। तो टेक्स्ट में यू 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 ऐसे 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 तो ऐसे ही होगा, कोई डिक्शनरी करने की जरूरत क्यों सोचना ही नहीं। मैं दर्द से दे रहा हूँ, ये मैं पहली क्लास हमेशा देता हूँ कि भाई हमारी कॉम जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी है तकलीफ, तो कहते हैं तकलीफ, यू नो तकलीफ, तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बेटा, हमारा सिलेबस क्यों का नहीं है। ये 1200 पेज की जो किताब है ना, ये यूं सीखने की है। जब उसका क्यों सीखने बैठेंगे तो फिर इंशाल्लाह 6 महीने का हम सिलेबस लॉन्च करेंगे, 2-2.5 महीने में फिर नहीं कर सकते। और पेपर में कभी भी क्यों नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट। कभी आएगी थोड़ी सी चुनी मुनी सी फिर तो वो। अब टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है भाई, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो वजह तो हो, ऐसा क्या है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पेश है। एक दफा का जिक्र है, आप लोग लॉ पढ़ रहे थे या एफबीटी पढ़ रहे थे तो शरीफ टीचर ने जरूर बताया कि देखो मुल्क चलाना है, घर चलाना होता है तो अब्बा ने कमाना पड़ता है, तो मुल्क चलाना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट कहाँ से कमाएगी भाई, कहाँ से कमाएगी, टैक्स से। टैक्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। बगैर टैक्स की गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और आप एक बात याद रखना, अभी तो नहीं, थोड़े टाइम बाद आप पेपर बुक करने जाएंगे, आप पढ़ रहे हैं टैक्स यूके वेरिएंट कौन सा, तो आज से आप लोग यूके में हैं, उमरकोट की बात करो, यूके यूनाइटेड किंगडम। हम कहाँ का लॉ पढ़ रहे हैं, कहाँ का टैक्स पढ़ रहे हैं बेटा, यूके का। जब पेपर सिलेक्ट करोगे तो 25 ऑप्शन आएंगे, 25 वेरिएंट है। देख के ध्यान से चश्मे को कूल एंड कूल से साफ करना और फिर कौन सा ढूंढ के लगाना, क्योंकि अगर गलत हो गया ना और थोड़े दिन का टाइम होता है और उसमें आपने सही नहीं किया तो फिर 50,000 डूब जाएंगे। फिर जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर कुछ और आएगा और आपने पढ़ा कौन सा होगा, और फिर आएगा कुछ और, तो फिर मजा आएगा, क्या मजा आएगा, फिर मार्च आएगी। तो ये है छोटा सा पेपर का इंट्रोडक्शन। ये टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, इसमें क्यों शुरू नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह होता है सीधा सीधा, ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे 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 ऐसे, और आपको क्या सीखना है, ऐसे 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 ही सीखना है, क्यों का चू चा नहीं सीखना है। कैलकुलेशन पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, रोज पढ़ोगे पेपर पास कर जाओगे, आखिरी के लिए रखोगे तो फिर कब पास होगा इंशाल्लाह, मार्च होगा पास, लेकिन दिसंबर की जगह मार्च। और अब्बा की जो चित्रोल होगी, जो चित्र पड़ेगी वो अलग, या अम्मी की जो दुआएं मिलेगी वो अलग, इस खवातीन को दुआएं मिलेंगी और इसको वो चित्रोल मिलेगी। ये अब्बा ने बेटियों से बड़ा प्यार करता है, अब्बा की बेटी है तो खेल लिए तो रास्ते बेटा आदमी भाटियां, और अगर हमारे अदनान भैया के साथ अगर अल्लाह ना करे मैं सेट हो जाए तो फिर अब्बा ने ये नहीं बोला मेरा प्यारा बेटा, कोई बात नहीं फेल हो जाए, जो होना है वो अदनान भाई, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप लोग इमेजिन। तो ये होप दिलाया थोड़ा सा दिला, हाँ तो रात में डरता बता
अब देखो पेपर पैटर्न आप लोगों में से तकरीबन ने एफआर दिया हुआ है, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है पहले कभी भी स्किल्स का पेपर, तो वो ध्यान से देखना। एग्जाम में होंगे कितने सेक्शन, और ये F5 यानी पीएम से लेके एफएम तक ऐसा ही कितने सेक्शन होते हैं, 3। पहला सेक्शन सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में क्या होता है भाई, कुछ आइडिया? एमसीक्यूज। कौन बनेगा करोड़पति? खेले देखा तो होगा अमिताभ बच्चन के साथ, देखिए कौन बनेगा करोड़पति। नहीं ठीक, तो एमसीक्यूज में क्या होता है बेटा, कितने होते हैं, 15 एमसीक्यूज होते हैं, और एक के कितने मार्क्स होते हैं, 2। कितने हो गए, 30 मार्क्स। अल्लाह अकबर। सारे सही हो जाए जब भी पास नहीं हो सकते, तो पासिंग मार्क्स कितना है, सिर्फ 50। फिर सेक्शन ए के बाद कौन सा सेक्शन आता है भाई, सेक्शन बी, और सबसे आखिरी में सेक्शन सी। सेक्शन बी को क्या बोलते हैं आप लोग, ओटीक्यूज, और इसको सीआरक्यूज। ओटीक्यू बच्चा क्या होता है, एक अदद होगी दास्तान गम। दास्तान मतलब कहानी, इंग्लिश में बोले तो सिनेरियो शरीफ। तो सिनेरियो में क्या लिखा होगा, अदनान एक इंसान है, इसकी शादी हुई, इसके 2 बच्चे भी हैं। ये पेपर में सवाल ऐसा आता है, शादी हुई मैरिज अलाउंस, बच्चे हुए चाइल्ड बेनिफिट, ये तो टेक्स्ट में है सारी बात। अदनान भाई है, उनकी शादी है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने सैलरी कमाई, उन्होंने सैलरी खर्ची, फिर उनके कोई ससुर मर गए, तो फिर उनकी जमीनें जायदाद उनके नाम पे आ गई, अल्लाह अकबर। और प्रॉपर्टी इनकम, भाईजान लैंडलॉर्ड भी बन गए, और फिर पैसा भी आया तो उससे एक छोटा मोटा दुकान भी खोल लिया, ट्रेडिंग इनकम भी शुरू कर दी, और ये भी किया वो भी किया, और फिर हाल और थोड़े टाइम बाद खुद भी जो है वो जन्नत नशीब हो गए, इंतकाल फरमा। अल्लाह अकबर। तो मौत पे भी टैक्स है, यूके में मौत पे भी टैक्स होता है, वो पढ़ेंगे। तो कह रहे ये है, ये पूरी दास्तान आएगी, और हर कहानी पे सिर्फ 5 सवाल, एक केस स्टडी, और उससे कितने सवाल करेगा, सिर्फ 5, और एक सवाल कितने मार्क का है, यानी 3 ओटीक्यूज आएंगे। कितने, 3 ओटीक्यूज आएंगे। एक ओटीक्यू जो होगा उसमें होंगे कितने सवाल, 5 क्वेश्चन, और एक कितने मार्क का होगा, 2 मार्क्स की। कितने हो गए, 10 मार्क हो गए एक अदद ओटीक्यू के। एक अदद ओटीक्यू कितने मार्क का है बेटा, 10। तो 3 का कितना हो जाए, टोटल कितने मार्क्स बचे, 30 और 30 60। बाकी कितने बचे, 40। तो सीआरक्यू कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको एक्सेल मिलेगा, स्प्रेडशीट अवेलेबल होगी, और आपने क्या करनी है, अपनी मुबारक उंगलियों से टाइपिंग करनी है, ठीक है, और आंसर सबमिट हो जाएगा। 1 महीना 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो पता ही चलेगा कि आपने क्या किया है। आप दुनिया में रहे ना रहे, इंशाल्लाह रिजल्ट जरूर आएगा। अब देखिए ना देखिए, ईमेल पे आएगा, और अब तो एसएमएस पे आता है, और सुबह 4 बजे अम्मा नहीं उठाना होता बेटा, अम्मा ने खुद ही मोबाइल उठा के देख लेना होता है, आया फिर आपको उठाया जाता है कि आगे हम नहीं करना, आगे आपको निकालना। अब आप लोगों ने एफआर दिया है, ये लोगों एफआर दिया है ना, कितने सवाल आते थे, 2। जिन्होंने पीएम दिया है कितने आते हैं, 2। सब में 2 हम बड़े हैं, हमारे पास आते हैं सिर्फ 3। कितने सवाल आएंगे, सिर्फ 3।
एक सवाल होगा 15 मार्क्स का, दूसरा होगा 15 मार्क्स का, और ये एक्स्ट्रा एक सवाल होगा कितने मार्क्स का, 15 और 10 कितने होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर बन गया। तो कितने चाहिए, 70-80 तो बोलो तो आएंगे ना, 50। हाजी ऐसा तो नहीं किया यार, ये कैसा आदमी है, ये बंदा सीख ले। तो डॉक्टर ये बंदा बोले सर 99, फिर 59 आए, जब भी हम बोले चलो खैर पास हो गया। उम्मीद क्या रखनी चाहिए, 100 पे 100 दूंगा। 50 है तो आपने बोला छोड़े में सर पास तो होगा ना, क्या इसी से मुझे पास होगा, ये अच्छी बात है तो तकलीफ। ये पैटर्न पता था, आपके लिए नया था, लेकिन ये सबके लिए नया है। ये कितने सवाल हैं, अब हम लोग एफआर वाले हैं। एफआर में तो सर ने बताया है कि देखो एक सवाल रेशियो से है और एक सवाल कंसोलिडेशन या फाइनल अकाउंट से, आइदर दोनों में से एक आएगा। ऐसे ही था ना, इसका फाइनल अकाउंट आया है, अभी जो पेपर गुजरा है मोस्टली कौन को क्या है, फाइनल अकाउंट आया है। अभी जब भी फाइनल अकाउंट आ जाएगा फिर उसके ऐसे थोड़ी होता है एक कवैया एक कवैया, सब कुछ नहीं चलता, मर्जी उनकी है वो कुछ भी दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पता है फिर ये 15 मार्क्स कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे और ये कहाँ से आएंगे। अब ये वाले 15 मार्क्स का जो टॉपिक है उसको कहते हैं इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। क्या टॉपिक का नाम है, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें से लाजिम कितने मार्क्स का सवाल आएगा, ये 15 मार्क्स। फिर दूसरा टॉपिक 15 मार्क्स के लिए है कॉर्पोरेशन टैक्स। क्या है, ये दो टॉपिक से कितने मार्क्स होंगे, 30। अब बात सुनना, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का नाम सुना है, वो कहलाते हैं इंडिविजुअल टैक्स के अंदर। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप या कोई पिंड द चौधरी लैंडलॉर्ड, यानी कोई रजिस्टर्ड बिजनेस ना हो, इनकॉर्पोरेटेड ना हो, अगर उसको इनकम हो जाए तो वो कहलाता है इनकम टैक्स फॉर। अब वो अपनी इनकम पे कैसे टैक्स देगा, कितना लगेगा, क्या होगा, ये सारी कहानी आप कहाँ सीखते हैं, इस क्वेश्चन, ये टॉपिक, ठीक है। अगर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो जाए, यानी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए और उसको इनकम हो, तो उस पे टैक्स की कंपटीशन कैसे होगी, वो कहाँ सीखते हैं, टॉपिक। ये दोनों टॉपिक आपके सामने, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस का, बुक का 70% है तकरीबन, कितना। और इसमें से लाजिम कितने मार्क्स का सवाल आएगा, टोटल कितने मार्क्स होंगे, 30। लेकिन इन ये टॉपिक ही आपको कहाँ मिलेंगे, एमसीक्यूज में मिलेंगे। यही टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, एमसीक्यूज में मिलेंगे लाजिम। यानी यही हमारा मेन कोर है, जिसको इन दोनों टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में मसला हो गया उसको मार्च अटेम्प्ट पे जाना पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि जिसके बगैर पेपर पास नहीं हो सकता, सिंपल। और आखिरी है पता है क्या, 10 मार्क का सवाल आएगा टैक्स प्लानिंग से। टैक्स प्लानिंग का कोई चैप्टर ना बुक में है, ना इसका कोई चैप्टर स्टडी हब में है, ये कहीं भी नहीं है, और ये 10 मार्क का आएगा। ये है क्या, हाजी नाम क्या था, मशहूर, मशहूर, मशहूर भाई। टैक्स प्लानिंग हम बता रहे हैं, ये बुक में कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, ये कि आपको स्टडी हब में कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। 10 मार्क का आएगा, हम पढ़ाएंगे आपको। कैसे पढ़ाएंगे, देखो ये किस क्या होती है टैक्स प्लानिंग, जरा सुनना। कि हमारे प्यारे मशहूर भाई इन रात को सोते, तकिए के नीचे कुछ भी नहीं, सुबह उठे तकिए के नीचे से निकले 2 करोड़ पाउंड, रातों रात करोड़। 2 करोड़ पाउंड का क्या करेगा भाई, ये नहीं बोलना शादी करो, ठीक है, वो तो करनी है, पैसे होंगे तो बहुत हो जाएगी, टेंशन नहीं। तो भाई क्या क्या करेगा 2 करोड़ का भाई। तो अब भाई ने सोचा यार मैं जो है वो बिजनेस करूं,
क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। तो दिमाग में ख्याल आया कि मैं सोल ट्रेडर बनूंगा। क्या बनूंगा, सोल ट्रेडर बनूंगा, ये कर लूंगा, इतना माल बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना व्हाटएवर, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दिमाग में एक और ख्याल आया, पैसा ज्यादा है ना, पैसा ज्यादा होता है, ख्याल ज्यादा होता है। दूसरा ख्याल आया, यार सोल ट्रेडर डू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऐसे कुछ है ना, कि अगर कोई भंड लग गया तो मेरे घड़ी, चश्मा, घर बार सब कुछ बिक जाएगा, ऐसे ही अनलिमिटेड लायबिलिटी। यार ऐसा नहीं करता मैं कंपनी खोलता हूँ। क्या, मैं कंपनी खोलता हूँ और प्रॉपर कंपनी खोल कर बिजनेस करूंगा। कितने ख्यालात है मुबारक दिमाग शरीफ में है। तो अभी मगरिब की नमाज के लिए चले गए, मगरिब पढ़ गए, दिमाग में तीसरा ख्याल आया, यार मैं जो है मैं जमीनें लूंगा, जमीनें, घर, बंगले, विला, और उसको किस पे दे दूंगा, रेंट पे दे दूंगा और रेंट कमाऊंगा। कितने ख्यालात दिमाग में हैं। शैतान भी तो साथ था। रात को सोने लगे, शैतान आया कान में, शैतान ने दिमाग में डाला एक गलत ख्याल, बैंक में रख दे, हराम कमा ले बगैर एफर्ट के पैसा। सूद, इंटरेस्ट, तबाही और बर्बादी का भी ऑप्शन आपके दिमाग में आया। इन्होंने फौरन तौबा की और बोला मर जाऊंगा, इंटरेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ऑप्शन कितने हैं दिमाग में, 4। सो गए, तो उठे, पांचवा ख्याल आया, ख्वाब में आया था, तो पांचवा ख्याल उठते ही दिमाग में था, पहले यूनिलीवर नहीं, यूनिलीवर सेटिंग में किसी बड़ी कंपनी के, एप्पल के शेयर्स खरीद लूं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जाके और उसको दफना दूं। क्या मिलेगा उससे, डिविडेंड शरीफ मिलेगा। अल्लाह अकबर, कितने ख्यालात आ गए ना बैठे बैठे, और भी आ सकते, वो सेंसर करते खवातीन, ठीक है, ये ख्यालात आ गए। ये है टैक्स प्लानिंग। अब किस ख्याल में टैक्स सबसे कम लगेगा, इसकी कंप्यूटेशन करना, टैक्स प्लानिंग। कंपनी खोलूं के सोल ट्रेडर, आपको कैसे बता रहे हो, आपको पता है टैक्स का रेट किस पे ज्यादा है किस पे कम है, पहली पहली क्लास में पूछा मार दिया, कोई बात नहीं, ज्यादा होता है यूके है, गोरे हैं गोरे, ठीक है। सूद पे काम करूंगे डिविडेंड पे, या पिंडदार चौधरी बन जाऊं, ये बड़ी बड़ी मुश्किल, पहले मुझे रखनी पड़ेगी फिर चौधरी बनेगा ना, ऐसे कैसे बनेगा नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस में टैक्स कहां कहां कम लगेगा, ये है क्या, एक और भी होता है, मैं खुद कमाऊं, अपने नाम पे प्रॉपर चीजें रखूं, या जो जाए मुकदमा, मालूम जो जाए मतलब वाईफाई, वाईफाई के नाम पे थोड़े से एसेट ट्रांसफर करके काम करूं, टैक्स कहां बचेगा, ये है क्या, लीगल वे के अंदर रहते हुए। हाँ, मेरे पाकिस्तानी हो, इधर उधर नहीं भागना, आप लोगों का दिमाग इधर उधर जाता है मुझे पता है, ठीक है। तो लीगल वे में रहते हुए हस्बैंड वाइफ कपल जो है वो आपस में चीजों को क्या करे, इनकम वाली चीजों को डिवाइड करके टैक्स को बचा ले। तो कैसे बचा ले, ये भी कहां सीखते हैं हम, टैक्स प्लानिंग में। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स को रिड्यूस करना, उसके लिए ये दो टॉपिक आते होंगे ना, तभी वो हो सकता है, वरना वो हो ही नहीं सकता। यानी हम ये कहते हैं इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ ही क्या है, टैक्स प्लानिंग है। ऑनलाइन माधव जिंदा हो, आवाज आ रही है। तो ये हमारे पास मेन कोर ऑफ सिलेबस है, इसी में से आपको क्या आएंगे ज्यादातर, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल क्या होता है भाई,
एक बंदा, सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल बंदा, लैंडलॉर्ड, इंटरेस्ट, ये सब। अगर वो रजिस्टर्ड होके ये काम करे तो क्या होता है, ये कॉर्पोरेशन होता है। और टैक्स प्लानिंग क्या होती है, अभी हमने आपको दर्ज दिया है। टैक्स को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके टैक्स को क्या करना, ये हमारा पहला टॉपिक था, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। इन दोनों टॉपिक से 1 और 2 से मिलके क्या बन जाती है, जिसको ये जो पेपर में आता है ना, अगर ये 100% सही अटेम्प्ट करके बच्चा पास हो जाता है, लेकिन ऐसा गलती का तो पतीला है ना हम लोग, इंसान गलती का पतीला या पुतला, क्या गलती का पतीला है, पुतला है, अच्छा पुतला है। इंसान गलती का पुतला है, तो ये सारे हमसे 100% सही हो जाए तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन हम गलतियां तो करेंगे। तो इसके लिए आपको टॉपिक्स भी दिए गए हैं। ओटीक्यूज कहां से आते हैं, 3 टॉपिक्स यहाँ पे। एक टॉपिक आप सबका फेवरेट है, बचपन से पढ़ते हुए ऐसे पढ़ा है ना, एफ ए शरीफ या एफ ए 1 या एफ ए 2, एफ ए 1 में है वैसे, एफ ए में है नहीं मुझे, सेल्स टैक्स के नाम से पढ़ा होगा। वो जो आपने पढ़ा है ना, कितना मुश्किल था, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, वो आपने 1% पढ़ा है, कितना पढ़ा है, 99% आप इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ पढ़ेंगे। और ये आपके सिलेबस का थ्योरेटिकल टॉपिक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरीज होती है, कैलकुलेशन वाली, कैलकुलेशन के साथ थ्योरी होती है, कोई इसमें कमेंट्री वाला चक्कर, सीधा सीधा काम है, लेकिन ये थ्योरी है। क्या लिखा है मैंने, IHT फुल फॉर्म है इनहेरिटेंस टैक्स। क्या नाम है, इनहेरिटेंस टैक्स। बिलाल भाई खाली हाथ आया था, दुनिया खाली हाथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आपके दोनों मोबाइल यहीं रह जाएंगे, आपकी बाइक यहीं रह जाएगी, आपका बैग लैपटॉप यहीं रह जाएगा, आपका रुपया पैसा भी यहीं रह जाएगा, चश्मा भी रह जाएगा और सब कुछ रह जाएगा। अकेला जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा। बच्चे जो हैं वो 3 दिन तक बाबा को याद करेंगे। आजकल की जनरेशन फास्ट है ना थोड़ी, 3 दिन बहुत हो गया, चौथे दिन बच्चे आपस में फटा करेंगे, अब वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये मप्पू का मोबाइल तो मैं लूंगा, अब्बू का अगर नोकिया हो तो ले, बाइक कोई नहीं मांगेगा, मोबाइल पे सेटिंग, मोबाइल में फटे हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में फटे हो रहे हैं। मालूम है ना, आप लोग तो कराची के ही हैं तो आइडिया होगा कि विरासत, इनहेरिटेंस पे कितना फटा होता है। ऐसा फटा होता है कि भाई भाई का नहीं रहता, फिर आपस में बातचीत बंद, अब्बू गए भाई भाई अलग अलग उठ, बहनों का तो फिर आपको पता ही है क्या हालात, बड़े खतरनाक है। तो यूके में बंदा मर गया तो गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट बोलती है वारिस हो रुको तो सही, ये तो यूके सिटीजन मरा है, पहले हमारा 40% तो दो, इतना, यानी जो विरासत तू छोड़ के मरेगा ना बेटा, यानी अगर आप 10 लाख छोड़ के मरे तो 4 लाख कौन ले जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ यूके। एक में एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें एग्जेम्पशंस भी है, इसमें रूल्स भी है, सब है। तकरीबन 40% कौन ले जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गोरे जो है वो मौत को भी माफ नहीं करते। और वो टॉपिक का क्या नाम है, IHT, ये भी हमें सीखना है, ठीक है। और आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बच्चे हो ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है ना किसी दौर में, नहीं पढ़ी, IS 16 आप लोगों का फेवरेट IS, अभी अभी FR जिन्होंने दिया है, उसके बगैर तो पेपर बनता नहीं है। इस दफा तो FR का एग्जामिनर पागल हो गया था, IS 40 और 16 से मिला के दे दिया था OTQ, किसको आया था, आया था ना, कैसा देखो एग्जाम में क्या है पेपर, क्या जादू, हालांकि मैं पढ़ा था टैक्स में, FR पूरा पता, टैक्स भी पता होता है क्या। तो कहना ये है कि 16 के बगैर हर टीचर यही कहता है बेटा
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डेफर्ड टैक्स के बगैर तू किया ना तो मैं क्षमा मांगूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वो देगा। और फाइनल अकाउंट में भी आईएस 16 का पॉइंट होता है। और डिफर्ड टैक्स पाकिस्तानियों के लिए डिफर्ड टैक्स दोनों के लिए वो जरूर आता आया था ना, ऐसा है। तो आईएस 16 में एक अगर डेप्रिसिएशन के टॉपिक के बाद आप पढ़ते हैं एसिड बेस किया, क्या पढ़ते हैं 10% वाईफाई 5 है, नंबर के साथ याद है, ठीक है। तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आईएस 16 पढ़ा है, आईएस 40 में भी होता है गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो क्या होता है गेन या लॉस। लॉस खल्ली वल्ली मतलब इग्नोर, लॉस को करो खल्ली वल्ली, इग्नोर करो लॉस को, बात करो किसकी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। फायदा होया, यू गॉट फायदा, गेन ऑन डिस्पोजल फायदा है ना। गवर्नमेंट ने बोला बेटा हिस्सा किधर है, साढ़ा हिस्सा किधर है, किथे आपको गेन हुआ, हमारा हक हमें दो। और इस टॉपिक का क्या नाम है कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी, क्या नाम है इसका कैपिटल गेन्स टैक्स। 5 चैप्टर है कैपिटल गेन्स टैक्स के, एक चैप्टर है आईएसटी का, 2 चैप्टर है वैट के, और बाकी सारा जो है वो क्या है इनकम टैक्स फॉर कंपनीज, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। ये आपका मेन कोर्स सिलेबस है। कितने टॉपिक्स हैं 5। अब इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को खोलते जाएंगे हम उसको पढ़ते जाएंगे। एक बात याद रखना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, ये 1 2 और ये यहीं से आएगा। एग्जामिनर ओटीक्यू में चेंज कर सकता है, जैसे एफआर में कुछ भी ले सकता है, यहाँ पे 90% ये होता है कि ये चीजें आएंगी, 90% है कि यही यहाँ से आएगा, कि आईएसटी आएगा, सीजीटी आएगा और क्या आएगा वैट। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, इसके अंदर बहुत टॉपिक, मैंने कहा ना 60% सिलेबस है, इसमें से एक टॉपिक यहाँ पे डाल देता और इसके सीजीटी के एमसीक्यूज को यहाँ पे फेंक देता है। पेपर में ये टॉपिक्स होंगे जरूर, मोस्ट प्रोबेबली ये सेक्शन कहाँ पे होंगे बी में, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर आईएसटी आपको सेक्शन बी में ना दे और इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दे, ये उसकी मर्जी है, आएगा जरूर, आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपका क्या है सिलेबस है, इसमें कोई तकलीफ है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो एक बात बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा ईयर के लिए होती है कि नहीं? हाँ, एक ईयर एंड के लिए होती है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा किसके लिए होती है, ईयर एंड 31 दिसंबर, ईयर एंड 30 जून वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा ही है ना। टैक्स भी एक टैक्स ईयर के लिए कैलकुलेट होता है, टैक्स भी किसके लिए कैलकुलेट होता है, टैक्स ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। और आपका जो टैक्स ईयर है वो क्या है 23 24, 23 24 ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अगर हम लिखते हैं ना ईयर एंड 31 दिसंबर तो शुरू कब से होगा, 1 जनवरी से होता है। अगर हम ईयर एंड लिखते हैं 30 जून तो शुरू कब से होगा, 1 जुलाई से। तो ये टैक्स ईयर 6 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 5 अप्रैल 24 पे खत्म हो जाएगा। टैक्स ईयर 20 महीने में शुरू होता है, कब शुरू होता है 6 क्या 6 अप्रैल, खत्म कब होता है। अब यहाँ पे सवाल है आपके दिमाग में ऐसा आए कि सर ये 6 से क्यों शुरू होता है, ऐसा आएगा दिमाग में, आपके दिमाग में ऐसा ऐसे सवाल आ रहा है दिमाग में, ऐसा क्यों 6 से क्यों हो रहा है, ये टेंशन है। हाँ भाई नहीं आ रहा है सवाल, अच्छा आज आपके दिमाग में सवाल
आ तो रहा है, लेकिन जवाब भी दिमाग में आ रहा है। सर जो आपने लिखा वही हक है, वही सच है। क्यों? क्योंकि ये रूल है, सोचना है ही नहीं। दिमाग में आ भी रहा है तो आइंदा से सोचने वाली जो चीज है ना, जो सोचने वाली चीज कम करती है, थिंकिंग करती है, उसको बोलो सोचना नहीं है। नेक्स्ट ईयर ये है तो है, और इसी पे हमें क्या करना है, काम करना है। आप कौन से टाइम में पेपर दे रहे हो बेटा? दिसंबर 24। इससे पहले कौन सी टाइम थी? इससे पहले कौन सी टाइम थी? और इसके बाद कौन सी अटेम्प्ट होगी? ये चारों अटेम्प्ट के लिए ये सिलेबस वैलिड है जो आप अभी पढ़, यानी जो सिलेबस में ये टेक्स्ट का ऐसा पेपर है, हर साल बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि टैक्स रेट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बाकी टीचर्स को इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ती, उन्होंने हैंड आउट जिंदगी में एक बार बनाए थे, या उन्होंने रिकॉर्डिंग एक मरतबा जिंदगी में करवाई थी, बस वो चलती चली आ रही है। आईएएस कहाँ रिवाइज होते हैं, और पोस्टिंग तो कभी चेंज होती नहीं है। तो उन टीचर्स के लिए ये खुशी की बात है। और हम टैक्स वालों के लिए हर साल नए हैंड आउट बनाओ, हर साल रिकॉर्डिंग दोबारा कराओ, हर साल एक नई मेहनत करो। और ये मेहनत कितनी अटेम्प्ट चलती है सिर्फ? तो अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जून वाले बच्चों को भी वही पढ़ाया, सितंबर के बच्चों को भी वही पढ़ाया था, आप हजरात को भी वही पढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह मार्च 25 वालों को भी वही पढ़ाएंगे। अगर किसी वजह से, अगर किसी वजह से नहीं, अच्छी बात करते हैं, मशहूद भाई की शादी हो जाती है, और शादी का दिन होता है जिस दिन टेक्स्ट का पेपर हो उसी दिन, इत्तेफाकिया शादी, तो पेपर देने तो नहीं जाएंगे। वो पेपर के बाद नहीं नहीं, पहले वो जबरदस्ती अभी करते हैं, क्या बना नहीं, तो फिर हाजी साहब जो है शादी की वजह से जो है वो पेपर नहीं दे पाए, तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, यही कोर्स आपको चलेगा मार्च तक। लेकिन अगर मार्च में बच्चे की विलादत, किसी भी वजह से, दूसरी शादी की वजह से जो है वो मार्च के टाइम भी ना दे सके, तो फिर आपको दोबारा जून अटेम्प्ट के लिए नया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स जो है वो काफी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास कितने चांस हैं? पर चांस कितनी कॉस्ट है? 50 से 52, 50 to 55,000 ओनली, ओनली। और पाकिस्तान जैसे तरक्की करते जा रहा है, मुझे लगता है कि ये पेपर 70,000 तक पहुंच जाएगा। ये अच्छा है ना, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। नहीं, कैसे लोग अपने मुल्क की तरक्की से जेलस, चेक करेंगे। ये लिख लिया आप साथी को? ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटा मैं उसको, अब यहां तक हमने कर लिया। अब एक हम दर्ज देंगे 3 मिनट का तकरीबन, और ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। सर टेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास होगा? इट्स ऑल। सर टेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास होगा? तो जो भी फरमाया जा रहा है इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर कोई होशियारी करोगे तो मार्क्स तो आएगा। तो टेक्स्ट कैसे पास होगा? भाई देखो, आपके पास स्टडी चेक्स भी हैं, स्टडी किट्स भी हैं, हैंडआउट भी हैं, ये भी है, वो भी है। करना क्या है, द टेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए आपने लेनी है क्लास। सबसे पहला क्या करना है, पहला काम क्लास। अब क्लास यहाँ आके लो, ऑनलाइन ले लो, या घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग देख लो, मर्जी आप। यहाँ बड़े बच्चे हैं, ठीक है, आप प्रोफेशनल स्टडीज के बड़े बच्चे हैं, आप एओ लेवल के बच्चे, छोटे बच्चे 9-10 वाले नहीं है। क्लास लेनी है, कैसे लेते हो? आपके ऊपर है। क्लास मिस होनी, एक क्लास मिस होगी ना
तो आपको एक दो दिन एक क्लास और हो जाए मेरी, आपको आइडिया हो जाएगा एक क्लास में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ। फिट नहीं होती, चीजें बहुत होती है। क्लास मिस करोगे, अगली क्लास में अगर पुरानी क्लास नहीं देखी तो आप फंसोगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, क्लास लेनी है। क्लास लेंगे, हैंड आउट चल रहा होगा, क्लास में क्या चलेगा, हैंड आउट जो भी मैंने किया भी है, हर चैप्टर का हैंड आउट, हर टॉपिक का हैंड आउट आपको चलेगा। हैंड आउट से हम पूरा टेक्स्ट पढ़ जाएंगे, चैप्टर खत्म होते जाएंगे, मैं बताऊंगा ये चैप्टर पूरा हो गया, मेरी आदत है मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। मैं वो बताऊंगा, ठीक है, वही तो हैंड आउट दे दीजिए। अभी कम पड़े, जिनको नहीं मिले उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्लास लेनी है। जब हम क्लास लेते हैं तो घर पे जाके उस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, दोबारा करना है, दोबारा सॉल्व करना है। चैप्टर पूरा होगा, मैं लाजिम बताऊंगा ये चैप्टर खत्म हुआ, तो फिर आपने पढ़ना है स्टडी हब। क्या पढ़ना है, बस स्टडी हब। हैंडआउट्स, हैंडआउट की क्लास थी, हैंडआउट के सारे सवाल जब 100% हो गए, चैप्टर खत्म हुआ, फिर आपने उस चैप्टर का क्या करना है, स्टडी हब। जब स्टडी हब करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन और मिलेंगे, स्टडी हब से वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये दो काम करते, हैंडआउट और स्टडी हब। फिर जब एक लेवल आएगा तो हम कैप्टन की किट क्लास में शुरू करेंगे, कैप्टन की किट हम करेंगे क्लास में, और आप भी उसी किट को कंप्लीट करेंगे। यानी आपने कौन सी किट को रेफर करना है, कैप्टन। स्टडी टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपने नोट्स से सीखना है, स्टडी हब से पढ़ना है, और कैप्टन की किट क्लास में भी हो रही होगी और आप घर पे भी कैप्टन करेंगे। ये तीन काम करने हैं, स्टडी टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, सर स्टडी हब में बहुत मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, याद अक्सर आप लोगों ने ट्राई किया होगा एफआर में, तो मौत आई, बड़ी बहुत आई नहीं, कुछ बात 60% पाकिस्तानियों को स्टडी हब खोलने पे मौत आ जाती है, 40% ओके होते हैं। क्योंकि हम सारे जो है ना, वो थोड़ा सा इंटरव्यू वाले होते हैं, रट्टे मार के पास होते हैं, तो इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सही है, तो ये है नॉर्मल, तो इट्स नॉर्मल बेटा। तो अभी स्टडी हब करना है, क्यों, अभी आपका टाइम है, अगले महीने पेपर नहीं है, पेपर दिसंबर में है, इसलिए मैंने शुरू में क्या फरमाया, रोज पढ़ो, रोज पढ़ोगे स्टडी हब के जरिए आपका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि अब एसीसीए जो पेपर देता है वो किस वर्डिंग पे देता है, किस लैंग्वेज पे, आपने पेपर किया है ना, आप देख लो कितना फर्क था। आपने कैप्टन अगर सॉल्व करी भी थी ना, तो आप अगर आपने पेपर दिया तो जिसने स्टडी हब से पढ़ के पेपर दिया है उसको दिखा होगा सेम लैंग्वेज में, क्वेश्चन भी उस जैसे ही होते हैं, नंबर बदले, ऐसा हुआ है, इस अटेम्प्ट में हुआ है और इससे पिछले अटेम्प्ट में हुआ है। तो भाई एसीसी जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को डेट शेयर करने की जरूरत है। एक तो हमारे अंदर डेट शेयर बहुत है ना, नहीं मैं तो स्टडी टेक्स्ट करूंगा, अरे वो पेपर दे रहा है तेरे को स्टडी हब से, नहीं मैं तुझे मुश्किल लग रहा है, तो भाई फिर एमबीए बीबीए एमबीए या वो नौकरी, ये ऑप्शन है, कौन कह रहा है, इसी आसान तो नहीं है ना। तो क्या स्ट्रेटेजी हमारी भाई, क्या करना है, लेक्चर्स, नोट्स, चैप्टर कंप्लीशन पे स्टडी हब, चैप्टर की किट साथ साथ चल रही होगी, तो आपको पता है कि शुरू के एक दो दिन बाद ही आप कैप्टन नहीं कर सकते, थोड़ा सा कोर्स कवर होगा, इसके बाद ही आप कैप्टन पे जाओगे, जैसे आपने एफआर में किया था, जैसे आप लोग F3 या FA या जो भी पेपर दिए, पहले दिन कैप्टन पे कोई जंप नहीं कर सकता, जब तक कुछ आ ना जाए उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ते। तो ये हमारे पास क्या हो गई भाई, पेपर स्ट्रेटेजी हो गई कि पेपर पास करना है तो
कितने स्टेप्स को फॉलो करना है। इससे जो डेविएट करेगा उसकी मर्जी है, पैसा उसका है, मर्जी भी उसकी है, पास भी उसने होना है। पास होगा तो हमें खुशी होगी, फेल होगा तो उसी को दुख होगा। नहीं, ये बात है। और कोई सवाल इंट्रो के साथ? बताइए जिस नंबर मैंने लिखे हैं मैं इसी नंबर को फॉलो करूंगा। पहले इनकम टैक्स और इंटेलिजिबल हमारा पिछले जितनी भी अटेम्प्ट हुई 20 तारीख तक मैं छुट्टी कर देता हूँ। यानी इस दफा 20 तारीख होगी, इस दफा 20 नवंबर की। क्योंकि एक फायदा है हमारे पास, हड़ताल हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, ऑनलाइन क्लास रख देते हैं, हम छुट्टी तो करते ही। ये मेरी आदत है। मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ 10-15 मिनट क्लास के लिए, लेकिन क्लास कैंसिल इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा। ये मेरी नेचर में नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस है। स्किल्स में जितने भी सिलेबस है ना, अगर एफएम से कंपेयर करो तो एफएम हमारे सिलेबस का आधा भी नहीं है। पीएम से कंपेयर करो तो पीएम हमारे सिलेबस का जैसा आधा सिलेबस है। एफआर इसका 65% है खाली। ये इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें आप लोग फंसोगे कहाँ? इसमें आप लोग फंसोगे याददाश्त, याद नहीं रहेगा। जब चीजें ज्यादा हो जाती है ना तो क्या होता है, लक्कड़ दोनों में हम लोग तो बादाम कौन क्या खाओ? पानी में रात को बादाम भिगो, सुबह उठो, बादाम निकालो, छिलका उतारो, निहार मुसाल बादाम खाओ, तीसरा ग्राम पेपर आते आते हाउस जो है वो मजबूत हो जाए। ये हमने आपको टोटका भी दिया है, बादाम के पैसे आपने खुद दिए हैं। फिर जो ऐसा है ना, जो बादाम रख के भूल जाएगा तो फिर वो जो है वो मार्च 26 तक पास होगा। तो मतलब 4 अटेम्प्ट तो देनी पड़ेगी ना उसको। तो बादाम रख के भूल जाए तो फिर क्या बोलूंगा। अभी शुरुआत में वीक में 3 क्लासें होंगी, पहला हफ्ता। फिर वीक में 4 क्लासें होगी, और रिजल्ट आते आते वीक में 5 क्लासें पे मैं पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। सब्जेक्ट नहीं करता हूं, ये 5 से कम क्लासें नहीं लूंगा हफ्ते की। टाइम मेरा बदलता है। ठीक है, तो ना टाइम इंशाल्लाह बदलेगा, ना दिन बदलेंगे। और संडे को हम दोपहर में क्लास लेंगे, संडे को तो संडे लेंगे ना। ठीक है, तो ये है पेपर का इंट्रो। कोई सभी कोई सवाल और टेक्स्ट के बारे में कोई सुना के आए हो, कोई कंफ्यूजन? मोबाइल ऑनलाइन वालों, देखो अगर थ्योरी का पेपर होगा ना तो नीट की कराई जाएगी, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर होगा ना तो हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट की पीपीटी के अंदर बहुत गलती है। ये जो टेक्स्ट की ट्रेंड हुई है उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, स्टेडी हब में भी मिस्टेक्स हैं। जब आप पढ़ोगे और आप देखोगे ना तो आपको खुद नजर आएंगी। और बच्चे आप पकड़ पकड़ के आ रहे होते हैं, सर ये गलती है, ये गलती है, तो मैं सामने गलती है। स्टेडी हब की इंसानों ने लिखा है, और आप लोगों ने अभी किसी ने पढ़ा हो थोड़ा सा पुराना, एफआर में भी काफी गलतियां हैं, एफए 1 में भी गलतियां हैं। अभी उन्होंने डेवलप किया है, और नीचे उन्होंने दिया हुआ है ना रिपोर्ट एरर्स, क्लिक करो, लिखो, उनको बताओ। और साथ में एक पैराग्राफ भी लिखो, प्लीज गिव मी डिस्काउंट इन एग्जाम फीस एज आई एम हेल्पिंग यू। मांगने में क्या जाता है, मिल जाए भाई। आप इससे ही हेल्प कर रहे हो ना, उनको लिख देना कि सर दिस इज द रॉन्ग आंसर, द करेक्ट आंसर इज दिस, प्लीज रेक्टिफाई, एंड माय स्टूडेंट आईडी इज दिस, प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट इन माय नेक्स्ट एग्जाम फीस। I will be really obliged. देखो मांगोगे तो मिलेगा। तो बच्चा रोता है तो अम्मा आती है ना, हाँ मेरा रोता क्या हुआ, बच्चा पढ़ा रहे, अम्मा ने देखना भी नहीं है, एसीसी आपकी अम्मा है, तो मांग लो, शायद मिल जाए। क्या उम्मीद तो नहीं है इन लोगों से,
लेकिन मांगने में ले जाए। तो ये तो हो गया हमारा पेपर का इंट्रोडक्शन। अब आप लोगों ने एफआर दिया है, बाकी इससे पहले कितने पेपर पास हैं? दो पास है, पेपर 1 है, तो बाकी सारे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए? कितने पास हैं? वेरी गुड। नब्बे वाला 80 वाला टेस्ट में स्कोर करना तो मुश्किल नहीं है, बस चीजें क्या होनी चाहिए, रूल्स को अगर आप भूल गए ना तो टेस्ट आपका पास नहीं होगा। और ये आखिरी में कौन पूछती है, मैं पहली क्लास में बता दूं। क्यों नहीं सोचना, क्या क्यों नहीं सोचना, यूं सोचना, ये ऐसे ही होता। और शुरू से पढ़ना, और एक चीज को क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार क्या करना पड़ेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे आप पिछला भूलते जाओगे, हम आगे बढ़ेंगे आप पिछला भूलोगे, तो ये पिछला भूला ना तो काम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर क्या करना है, रिवाइज करना है। बगैर रिवीजन में ये पेपर पास नहीं हो सकता। अब आपको मैंने बताया कि हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, इनकम टैक्सेस का। अब इंडिविजुअल जो है वो कमाएगा तो टैक्स देगा ना, टैक्स अप्लाइज ऑन इनकम, सीधी बात, सीधी बात है, टैक्स किस पे लगता है। अब हमारे पास टॉपिक का क्या नाम है, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। अब एक बात सुनो, इंडिविजुअल की तीन कैटेगराइजेशन होती है या तीन कैटेगरीज होती है इनकम की। इंडिविजुअल जो कमाता है तो उसको टैक्स में कितनी कैटेगरीज में रखा हुआ है, तीन। पहली नॉन सेविंग, क्या पहली कैटेगरी का नाम है नॉन सेविंग, दूसरी कैटेगरी का नाम है सेविंग, और तीसरी का नाम है डिविडेंड। सेविंग बोले तो हराम, सेविंग बोले तो हराम, विच इज इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। कोई इंटरेस्ट कमाता है, डिविडेंड आपको पता है, कंपनी के शेयर में उससे क्या मिलेगा, डिविडेंड। नई चीज क्या, व्हाट इज नॉन सेविंग। तो नॉन सेविंग क्या होती है बेटा, देखो बड़े होके क्या करोगे, जॉब करेगा। हाँ, बड़ा हो गया ये बंदा क्या करेगा भाई, देख लो, ये बड़ा हो गया जॉब करेगा। तो जॉब क्यों करेगा भाई, क्या कमाएगा, पैसे को क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे ना। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या बोलेंगे, सैलरी कमाएगा तो गवर्नमेंट आएगी आपके पास और क्या बोलेगी, अकेले अकेले कमा रहे, हमारा हिस्सा तो दे। फिर सही है बाबा जी, बड़ी होकर आप क्या करेंगे, एसी से करके क्या करेंगे, ये भी चौक वाली है, तो आप बताइए क्या। हाँ ये नया आया ना, ये तो सुनना था सर, एसी से करके फिर मैं ओन बिजनेस क्या करूंगी मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सेठ बनूंगी, बड़ी होगी क्या बनूंगी, सेठ। ये बड़े होगी क्या बनेंगे, एम्प्लॉय। उर्दू में नहीं बोल रहा मैं, उर्दू में नहीं बोल रहा। एक ने बड़े होके सेठ बनना है और एक ने बड़े होके एम्प्लॉय बनना है, ठीक है। तो जो सेठ कमाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, आसान भाषा में, आसान भाषा में
साथ साथ लिखते जाना भाई, आसान भाषा में नेट प्रॉफिट। फिलहाल भाई तुसी बड़े होगी क्या बनाओगे, बता, कुछ ना कुछ करेंगे, बड़े होके पिंड चौधरी बनूंगा क्या? हाँ बन जा भाई, मैं बना दूंगा। ड्रीमों में घूमूंगा, तो ये बड़ा होके पिंड चौधरी, बड़ी बड़ी पूछें, दैट इज कॉल्ड द लैंडलॉर्ड, दैट इज कॉल्ड दी लैंडलॉर्ड। एक ने सेठ बनना है, दो ने जॉब करनी है, एम्प्लॉय बनना है, हाजी साहब ने पिंड चौधरी लैंडलॉर्ड बनना है। हाँ 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 भाई क्या करेगा, जो नसीब का होगा। वो तो होगी। जो प्रॉपर्टी में रेंट, सर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, गोरा मुल्क का सिटीजन बनूंगा, कुछ नहीं करूंगा, गवर्नमेंट लाएगी, कुछ नहीं करूंगा, गवर्नमेंट लाएगी, पेंशन मिलेगी, खाऊंगा पीऊंगा, एंजॉय। क्योंकि उन मुल्कों में ना अनएम्प्लॉइज को भूखा मारने के लिए नहीं छोड़ देते, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ। या मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा, इनकम। तो आपने देखा, या तो आप किससे कमाओगे, या फिर या फिर या फिर इन सबको, इन चारों को किस हेड में रखते हैं, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है इसलिए। और ये चारों किसमें आएंगे हमेशा, हाँ, बस। बाजू में जाओ, पड़ोस में कौन है, इन्वेस्टमेंट करूंगा, हराम कमाऊंगा, क्या बोलेंगे उसको, और बराबर में जाओ, डिविडेंड, शेयर्स खरीदूंगा, क्या मिलेगा। कितनी कैटेगराइजेशन है, ये तीन कैटेगराइजेशन इसलिए है क्योंकि तीनों के ऊपर टैक्स के रेट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, फॉर द वाहिद, द वन एंड ओनली मिस्टर और मिस, इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल को इनमें से कोई सी भी इनकम हो सकती है, और उस इनकम पे वो कैसे टैक्स देगा, वो कौन सा टॉपिक है, अब ये टॉपिक है, 12 चैप्टर है इसके, कितने चैप्टर है, ये सब, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इससे इस कैप्लान की स्टडी टैक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी याद है। तो उस स्टडी टैक्स में इसके 12 चैप्टर हैं, कितने हैं, 12 12 चैप्टर। यवा दवा दरे सदर बिजनेस 6, वाहिद इंतला चार बखम 6, अरबी में 6, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6, उर्दू में 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 बार 3 4 5 6, इसी भी होगी, अभी भी पकड़ो दूसरे चार पांच, कितनी सारी हो गई, ये 6 चैप्टर में कितने हैं, ये 6 टॉपिक में कितने चैप्टर हैं, 12। अल्लाहू अकबर, ऐसा क्यों है, पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम पता है, गलत नाम है, ये नाम ही गलत रखा है गुरुओं ने, गुरुओं को नाम रखने की तमीज नहीं है, क्यों गलत नाम है पता है, टैक्स के पेपर में टैक्स निकालना तो ये यूं टैक्स निकलता है यूं, तो मसला है ना वो है इनकम की कैलकुलेशन का। आप एफआर लेवल पे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला, हम उस प्रॉफिट फॉर द ईयर को मानते ही नहीं, हम उस प्रॉफिट फॉर द ईयर को मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं दोबारा निकालो, क्या बोलते हैं, कैसे निकालो, एज पर द टैक्स रूल्स, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन करना, ये हमारा सिलेबस है। पहले हम इनकम निकालेंगे और फिर उस इनकम पे क्या लगाएंगे, टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो FA1 में या MA1 में हमने पे स्लिप बनाई थी, जैसे बेसिक सैलरी, ओवर
ओवर टाइम के बाद ग्रॉस सैलरी, फिर नेट सैलरी आई थी, उस पे टैक्स नहीं लगता। पहले सैलरी क्या होती है, टैक्स के कुछ रूल्स के हिसाब से अलग ही तरीके से कैलकुलेट होती है, और फिर उसमें क्या लगता है। तो ये पेपर में 80% काम जो है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का। 80% का काम है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का, और बाकी 20% जो रिमेनिंग है वो क्या है, टैक्स की कैलकुलेशन। अभी मैंने कहा ये कितने चैप्टर्स हैं एसटीडी टैक्स में, 12। 2 चैप्टर इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के हैं, और 10 चैप्टर जो हैं वो किसके हैं, ये इनकम कैलकुलेट करने के। एम्प्लॉयमेंट इनकम कैसे निकलेगी, एक चैप्टर। ट्रेडिंग इनकम कैसे निकलेगी, 5 चैप्टर। प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकलेगी, 1 चैप्टर। पेंशन 1 चैप्टर। इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों मिला के 1 चैप्टर। यानी इनकम की कैलकुलेशन के ज्यादा मार्क्स हैं। टैक्स तो हमें कैलकुलेट करना आ ही जाएगा, और टैक्स कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। जो टेक्निकलिटीज होती है वो किसके अंदर है, सारी की सारी इनकम की कैलकुलेशन के अंदर। ये बात समझ आ रही है। तो ये पेपर है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, और टैक्स इतना सा है, इनकम इतनी सा है। ठीक है। हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम हमें गिवन हो। क्या अज्यूम करके चलेंगे, ये इनकम गिवन है। इनकम गिवन है तो क्या निकालने सिखाऊंगा, टैक्स। जब टैक्स निकालना सीख लोगे फिर क्या करेंगे, एक एक इनकम को खोलेंगे, एक एक इनकम को पढ़ेंगे, और ये हमारा 60% सिलेबस जो है वो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। आपके सामने हैंडआउट है, ये जो मैंने अभी तकरीर की है ना, सब इसमें दूसरी जबान में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, देखो जरा। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 नजर आ, क्या लिखता है क्वेश्चन 1, देखो देखो। बहुत सारी इनकम, कितनी इनकम दी है देखना जरा बेटा, बताओ बताओ। ना, नाम क्या किए, ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम ठीक है, कौन सी हेडिंग में, अच्छा ट्रेडिंग इनकम सर नॉन सेविंग में आती है, कितनी दी हुई बेटा, 15। फिर कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितने, कितनी, 25,000। फिर प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, 5,000। ये गिवन है ऑनलाइन वालों। और हराम इनकम तो बताओ क्या इंटरेस्ट इनकम नॉन सेविंग आ सकती है, तो बताइए क्या करना चाहिए, क्या करें, एक और कॉलम बना दें, बाजू में कॉलम, कॉलम का क्या नाम, सेविंग्स कितना है, फिर कौन सी इनकम है बेटा, तो वाह, ना वो नॉन सेविंग है ना वो सेविंग है, तो किधर, पेंशन तो नहीं है ना, चल क्या कैलकुलेटर के बगैर भी हम प्लस कर सकते हैं ना, चलो 25 और 5 30 और 30 और 15 45। टोटल कॉलम तो होना चाहिए कि नहीं, खूबसूरती आती है ना टोटल कॉलम बनाने से। आओ खूबसूरती बता सकते हैं, 15,000, 25,000, 5,000, फिर एक और 5, और फिर मिल मिला के ये आपने मेन फॉर्मेट सीखा है। क्या सीखा है, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होगी ये फॉर्मेट बनेगा। अभी शुरुआत है, ये टोटल आया, इसका नाम है टोटल इनकम। क्या नाम है, कितना मुश्किल है वो मुश्किल। ओके, क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया, इसको देख के खुश नहीं हो ना, ये मजाक किया।
भाई पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। अब एक सवाल है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। लॉजिक है ना, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जितना कम कमाओगे उतना। हम कहते हैं हम कमाएं भी ज्यादा और टैक्स भी कम दें। दिल चाहता है, ऐसे ही दिल चाहता है, दिल चाहता है हमें खानी चाहिए। तो दिल चाहता है भाई कि इनकम इतनी ही रहे लेकिन टैक्स क्या हो जाए, कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ने आपको दो रास्ते दिए। कितने रास्ते दिए? दो रास्ते दिए। गवर्नमेंट ने बोला देखो बेटा बात सुनो, टोटल इनकम से दो बातें माइनस हो सकती हैं। कितनी बातें माइनस हो सकती हैं? दो। तीसरी कोई नहीं, सिर्फ कितनी बातें माइनस हो सकती हैं? पहली है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। पहली क्या है? अब ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट यहाँ से क्या होगा? माइनस। कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 2 में भी आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर रुकिएगा, इसलिए हम बताएंगे। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या होगा? लेस। लेस होने का मतलब इनकम को कम करेगा। इनकम कम तो टैक्स, कुदरती तौर पे टैक्स कम। आंसर क्या आएगा? सवाल, सर व्हाट द हेवन इज क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होता क्या है? सवाल है ना, व्हाट इज द क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। तो हैंड आउट में देखो, इतनी लंबी कहानी है, मैं कहानी समझाऊंगा और आप इसको नेक्स्ट क्लास तक याद कर लेंगे। रट्टा नहीं मारना है, बस समझ लेना है, भूलना नहीं है बस। सबसे पहली बात आप लिख लो, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट को बोलते हैं। कितना आसान हो। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। आसान भाषा में क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट पेड होता है। इंटरेस्ट पेड, मेरा बच्चा इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं बेटा? हम इंटरेस्ट पेमेंट क्यों करते हैं? बस आज तक टेक्स्ट में क्या नाम था, बड़ा मुश्किल नाम, मशहूर नहीं, शुक्र मशहूर बिलाल, आप भी बिलाल हैं। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना। तो मशहूर भाई देखो, टेक्स्ट के पेपर में अपने आप को इजी रखो, आसान सोचो। मुश्किल बातें सोचने का नहीं है ये पेपर आसान है। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्यों होती है? जैसे किसने कहा, तुसी कर्जा लोगे तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन लोगे तो क्या देना पड़ेगा? लोन अगर फॉलोइंग 5 रीजंस में से किसी एक रीजन के लिए होएगा तो उस लोन का इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बनेगा। क्या बोला दोबारा? अगर लोन इन 5 में से किसी एक रीजन के लिए लिया होगा तो उस लोन का इंटरेस्ट क्या बनेगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। सर अगर कोई छठी बात आ जाए, जैसे कि अमाद, अमाद भाई ने शादी के लिए लोन लिया, वो इन 5 कंडीशन में नहीं है,
तो क्या उसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बनेगा? नहीं बनेगा। फिलहाल भाई ने यूके का वीजा लेने के लिए लोन दिया, क्या इसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग बनेगा? नहीं लिखा हुआ है कंडीशन में तो नहीं, यानी उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, खल्ली बल्ली इग्नोर। सिर्फ किस इंटरेस्ट को ढूंढना है? उस इंटरेस्ट पेमेंट को ढूंढना है जिसका लोन इन 5 में से किसी एक पर्पस के लिए हो। पहला मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो देख लेना भाई। पहला, आपके पास पैसे नहीं है और आपको पार्टनरशिप में पार्टनर बनने का शौक है। ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिली, किसी पार्टनरशिप में पार्टनर की जगह खाली है, बन जाओ। पैसे जेब में नहीं थे, क्या दोगे? लोन लेके क्या बन गए? पार्टनर। टू परचेज शेयर्स या टू परचेज इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप, किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या लेने के लिए? पार्टनर बनने के लिए आपने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने लोन लिया। तो वो लोन नहीं है, वो लोन नहीं ना, उस लोन का क्या इंटरेस्ट क्या बनेगा? और ये गिवन होगा, इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, बस कंडीशंस याद हो, उस अमाउंट को पकड़ के माइनस कर देना, खलास। दूसरा, आपके पास पैसे नहीं थे और आपको एक एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में शेयर्स खरीदने का शौक हुआ। एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी एफबीटी में पड़ा है, याद नहीं है तो मसला नहीं, हम बताएंगे। एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी वो होती है जिसके मालिक और नौकर एक ही होते हैं, यानी जो सेठ है वही नौकर है और जो नौकर है वही सेठ है, यानी एम्प्लॉय ओनर भी है और एम्प्लॉई है। यानी कंपनी को चलाने वाले भी कौन है? एम्प्लॉई। और कंपनी का ओनर भी कौन है? एम्प्लॉय। सर दुनिया में ऐसी कंपनी होती है क्या? दुनिया में कोई ऐसी कंपनी होती है क्या? तो एक ऐसी कंपनी दुनिया में है जो बड़ी मशहूर थी। जब दुनिया में मोबाइल आए थे, नोकिया के आए थे, नोकिया बर्बाद हुई, तबाह हो गई। आज के नोकिया वो वाले मोबाइल बनाती है जो हम अपने जेब में रखते हैं कि कोई आ जाए, कोई आ जाए मोबाइल निकाल, तो उसको वो वाला फोन दे देते हैं। वो भी शान है, वो तो दूसरा सेफ्टी वाले फोन जो बनाती है वो नोकिया वो वाले फोन बनाती है। नोकिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो अलग मैटर है, उसका केस स्टडी कुछ और है, लेकिन नोकिया इज एन एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी। आज की तारीख में नोकिया कौन है? एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी है, यानी जो उसमें एम्प्लॉइज है वही उसके क्या है? मालिक। तो आपको पेपर में टेंशन नहीं लेनी, लिखा हुआ है कि आपने एक एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी में शेयर खरीदने के लिए लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट है 5,000, तो उस 5,000 को पकड़ना और कहाँ माइनस कर देना? यहाँ से माइनस कर देना। कैसे करना है वो हम बताए, बस माइनस कर देना। ठीक हो गया? कितनी कंडीशन हो गई भाई? तीसरी, शेयर्स हमने पार्टनरशिप में खरीद लिए, शेयर्स हमने एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी में खरीद लिए। तीसरा है टू परचेज शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सुना है? एफबीटी की पहली या दूसरी क्लास में जिसने भी पढ़ाया होगा। कोऑपरेटिव जो होती है वो एक छोटी मोटी सोसाइटी होती है जिसके मेंबर होते हैं, जिसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, जिसके शेयर होल्डर नहीं होते, और वो सारे मेंबर जो है वो क्या करते हैं? किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग कमेटी के बुढ़े, जिनको घर में सुकून नहीं होता, कोई मोटर बना रहा होता है, कोई लिफ्ट बनवा रहा होता है। मेमनों की जमातें, वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन या बाटवा जमात, तो क्या ना जमात है, काठियावाड़ी जमात, वॉट एवर द जमात इज। तो मेमन जमातों में बुढ़े काके जब वो बीवियों से तंग, ऑफिस काम से छुट्टी के बाद डायरेक्ट जमात जाके बैठ जाते हैं, वहां जाके लोग फैसले करवाते हैं, घर में खुद के सुकून नहीं और दुनिया के फैसले कराते हैं। अल्लाह अकबर। कोऑपरेटिव्स, ये जो जमात कम्युनिटीज, और ये जो हमारे पाकिस्तान में बिल्डिंग कमेटी, मोहल्ला कमेटी, चोर आएगा कुछ नहीं करेंगे, मैसेज आएंगे, हमारे इलाके में रफीक भाई जो सुबह 7 बजे बच्चों को छोड़ने जाते वक्त दो लोगों ने लूट लिया, आप लोगों से दरख्वास्त है कि कल से आप लोग खैर से ध्यान से जाएं। अरे भाई गार्ड रखवा दो, नहीं बस ये होशियार, रात को बैठे रहेंगे 2-2 बजे तक कि बेगम सो जाए तो मैं जाऊंगा।
इतने तंग, ठीक है। शाम में ऑफिस से आने के बाद नीचे वो लिफ्ट से ही कर रहा है, अपने घर में सुकून नहीं है क्या? हर कोई मेहमान सेठ नहीं होता और हर सेठ मेहमान नहीं होता। तो कहना ये है कि ये जो कम्युनिटीज होती हैं, ये कोऑपरेटिव्स होती हैं। ऐसे ही कुछ एफबीटी में सर ने अपने स्तर में किससे भी पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, कोऑपरेटिव में आपको शेयर खरीदना है, जेब में कोई रोकड़ा शोकड़ा नहीं है, तो क्या लोगे? कर्जा। उस कर्जे पे क्या दोगे? हराम। तो वो इंटरेस्ट जो है वो क्या बनेगा, और वो यहाँ से क्या होएगा? कितनी हो गई? तीन। हाजी नाम भूल, मेरा मेरा मसला है, मैं नाम, मुझे 2-4 दिन लगेंगे, आप लोग को याद नहीं होंगे। इसका याद हो गया, ये आसान नाम है बिलाल, उसका आसान है अदनान, इनका ईमान, ठीक है। क्या नाम था? ये कभी याद नहीं होगा, एक आपका और एक उनका। मुनीब, इतना मुश्किल, अल्लाह अकबर। हाजी आपका नाम तो बताइए। हुज़ैफा। आप अभी खेत हो रहे थे, नहीं ऑनलाइन में थे आप जी? अच्छा आप ही थे ना वो, लेकिन हम यहाँ खड़े से हम यहाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ खड़ा ही था। तो मुनीब भाई जो है ये यूके में रहते हैं। कहाँ रहते हैं मुनीब भाई? चौथी कंडीशन बता रहा हूँ। मुनीब भाई यूके में रहते हैं, गुलशन हदीद भी यूके में है और गुलशन मेमार भी यूके में है। घर है गुलशन हदीद यूके के अंदर, ऑफिस है गुलशन मेमार यूके के अंदर। मालूम है ना गुलशन हदीद किथे और मेमार किथे? भाई के पास कोई बाइक नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है। ऑफिस कहाँ है? मेमार। रहता कहाँ है? हदीद। अल्लाह अकबर। सुबह 5 फजर पढ़ते, नहीं फजर रास्ते में पढ़ते, सुबह 5 बजे घर से, अभी आज से फजर लेट है ना, सुबह 5 बजे आजी साहब घर से निकलते हैं। रास्ते में पहली बस जब कहीं छोड़ती है तो फिर नमाज फजर का जमात अदा फरमाते हैं। फिर दूसरी बस का इंतजार करते हैं, दूसरी बस आती है, फिर वो लेके जाती है, फिर तीसरी बस आती है। तकरीबन 8:30-9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर सेठ, मेमन सेठ के पास काम करते हैं। अल्लाह अकबर। हम मेमन है तो मेमनों की जितनी बुराई करे हमें तो कुछ नहीं कह सकता, टाइम मेमन तो इसलिए। मेरा बच्चा मेमन सेठ के पास काम करते हैं, खून निचोड़ के पैसे देते हैं। कर नौकरी कर, नौकरी करेगा ना, जॉब करेगा ना, कर। मेमन के पास नौकरी कर, बताएगा हेरो है, हेरो है ना, लेकिन आती है, चलो थोड़ी थोड़ी बोलेगी। तो कहना ये है कि खून निचोड़ के शाम को 9 बजे, मेमनों की शाम में से 9 बजे होती है, क्योंकि वो आता ही 100 रुपये ऑफिस, सेठ मेमन से उठता ही 100 रुपये, फिर कपड़े पहन के आएगा 2-2:30 बजे, फिर काम करना शुरू होगा। तो हाजी साहब जो है वो शाम के 9 बजे जाते हैं तो भाई निकलते हैं। बेचारा 3 बसें बदल के सर पहुंचता है। तो जाए मोहतरमा और बच्चे सोचते, एक बार वो मुलाकात होती है कि मैं हूँ, कितनी अजीब जिंदगी होगी तेरी, इस दुख का क्या इलाज है? और जाइए और वहां पे जाके 2 नंबर वीजा पे सिलेक्ट हो जाओ, सही होता है। करो अब, करो क्या बेटा, करो क्या, हल बताओ सर। कन्वेंस दिला दो ताकि अपने बीवी बच्चों से रोज मिल तो सकूं। घर जाता है, घर पहुंचता है 2 बजे, खुद का खाना खुद गर्म करता है, सोता है, फिर उठता है, नाश्ता रास्ते में कर रहा हो। बीवी से फोन पे मुलाकात होती है, हाँ मैं हूँ, हाँ फिक्र नहीं करो, इतवार को बात होगी। जिंदगी मौत जैसी है, अजीब और गरीब हालत में है। तो भैया क्या करेगा? गाड़ी लेगा, चलेगा। यूके में ना, यूके में बाइक थोड़ी चलेगा, क्या लेगा? पैसे तो नहीं, पैसे तो नहीं अब लेगा। लोन क्यों लिया? एसेट खरीदने के लिए। लोन क्यों लिया? एसेट खरीदने के लिए। एसेट क्यों, क्यों एसेट क्यों लिया? तफरी के लिए, फॉर यूज इन एम्प्लॉयमेंट। एसेट क्यों खरीदा भाई? टू यूज इन, फॉर यूज इन एम्प्लॉयमेंट। एसेट खरीदा टू यूज इन एम्प्लॉयमेंट, और इसके लिए यह लोन, ये लोन बनेगा, इस लोन में इंटरेस्ट क्या बनेगा?
क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हाजी साहब की जो है वो जॉब हो जाती है किसी कंपनी में, वो कहते हैं अपना लैपटॉप लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी बेचारा आप लैपटॉप कहाँ से लेगा? क्या लेगा भाई? लोन लेगा। लोन क्यों लिया बेटा? लैपटॉप के लिए। लैपटॉप क्यों ले रहे हैं? वो पबजी खेलेगा। फिर क्या करेगा? मेन पर्पस क्या है? ऑफिस जॉब के लिए। तो अगर जॉब के लिए आप कोई नॉन करेंट एसेट खरीदते हो लोन से, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या बनेगा? कितनी हो गई? 5 है। पार्टनरशिप में आप पार्टनर हैं, किसी पार्टनरशिप में आप क्या हैं? पार्टनर हैं, और आप लोन लेते हैं एसेट खरीदने के लिए, और वो एसेट आप इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। लोन लेके एसेट खरीदा और एसेट कहाँ पे इन्वेस्ट किया? फर्म में, पार्टनरशिप में, तब भी उसका इंटरेस्ट क्या बनेगा? और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट ये 5 हो सकते हैं, छठा कोई नहीं। और जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होएगा तो वो कहाँ से माइनस होगा? टोटल के कॉलम से तो होगा, और कहाँ से होगा अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 2 देखना जरा। क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू इन्वेस्ट इन, क्या ये 5 में से किसी एक शर्त को मीट कर रहा है? Is it satisfying any condition out of the 5 conditions we discussed above? Yes or no? Yes. तो क्या ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है? तो क्वेश्चन 1 के बाद आपको सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी में कंटिन्यू कर लेना जो अभी आपने क्वेश्चन 1 कॉपी किया हुआ है। कितना है? 5000 माइनस किया, क्या आंसर आया? इसको बोलते हैं नेट इनकम। लेकिन अभी मैंने कौन से कॉलम से माइनस किया है? टोटल से तो करना है, लेकिन इसमें से भी तो करना है। तो इनमें से कौन से में से करेंगे? इसका जवाब पता है आपको क्या देना चाहिए? सर जो आप बोलेंगे वो करेंगे। ये टैक्स का पेपर है क्या? टैक्स का पेपर है ना, रूल मैंने बताना है। आप लोगों का दिल चाह रहा होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट से माइनस होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स। तो टैक्स में जो हम बोलेगा वो है। तो भाई पहले याद रखो कहां से माइनस होएगा? लोन से। कितना आया? 40, 5 और 10। 40 का इसका क्या नाम है? तो लिख लो, उसी क्वेश्चन के आगे लिख लो। ये क्वेश्चन 1 का आंसर था टोटल इनकम। नेट इनकम इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया। अब हम आपको एक केस बताएं। इसी क्वेश्चन का केस बी कर लेते हैं, ठीक है? कुछ मैं छेड़ूंगा इसको, तो ध्यान से देखना मैं क्या छेड़। लिख दिया? देखो भाई, चलो अब इसका केस 2 है। केस 2 क्या है? ये ऊपर वाली सारी चीजें आप भूल जाओ। मैं ये कहता हूँ भाई कि अब ये यूं है, अज्यूम करो ऊपर से जो भी आ रहा था वो आ रहा था, लेवल वी डोंट केयर। अज्यूम करो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट आपको गिवन है वही 5000। कितना गिवन है? 5000 टोटल कॉलम में से माइनस किया मैंने, समझता नहीं हुआ। अब देखो मेरी कमाई नॉन सेविंग सिर्फ 1000 है। सही है फ्रेंड? हो सकता इंटरेस्ट कमाया सिर्फ कितना है, और डिविडेंड कितना कमाया है? टोटल कितना हो गया? 13। 13 में से कितने गए? कितने बचे? टोटल नेट इनकम इज 8000। एनी प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मुश्किल? डू वी हैव एनी मुश्किल हियर? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। टोटल एक कॉलम में तो मुश्किल नहीं है। 5000 है, 5 माइनस हो गया है, लेकिन इसे कितना है?
1000 में से कितना माइनस करेंगे? यहाँ पे मैं एक रूल बोलूंगा, टैक्स में नेगेटिव फिगर नहीं आ सकती। क्या बोला? टैक्स में नेगेटिव फिगर नहीं आ सकती। बहुत रेयर सिनेरियो है, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे कि यहाँ नेगेटिव फिगर आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, बस। बाकी नेगेटिव फिगर नहीं आ सकती। वजह पता है क्या है? इनकम में क्या होता है? इनकम पॉजिटिव लिखी जाती है ना। अगर नेगेटिव लिखोगे तो ये नेगेटिव इनकम हो गई। इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। नेगेटिव इनकम में गवर्नमेंट आपको क्या रिफंड देगी? कितने खूबसूरत हैं हम। गवर्नमेंट देगी कि तू हमसे पैसा मांगेगा? नेगेटिव इनकम के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, यानी माइनस में आंसर नहीं आता जब तक कौन नहीं बताएगा। अब टैक्स का बदमाश अभी कौन है? जब आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर बदमाश कौन होगा? और पास हो गए तो फिर आप, फिर तो आप लोग हाथ में नहीं आते टैक्स। बच्चों को मशवरे, आसान सा पेपर है। नहीं, जब खुद पढ़ रहे होगे तो पता चलता है बड़ा खतरनाक था। लेकिन एडवाइस उल्टी सीधी बच्चों को दो, दे टैक्स आसान पता चलता है, समझ। नेगेटिव नहीं आ सकता। कितना माइनस हुआ? 5 में से कितना हुआ? कितना बचा? बराबर में आओ पड़ोसी के पास। हेलो पड़ोसी, चीनी है? पड़ोसी ने क्या बोला? कितनी है? आधी कितनी है? जितनी है उतनी लेके खुश हो जाओ। नेगेटिव फिगर नहीं आ सकती। 2 और 1 टोटल कितना था? पड़ोसी के पास आए, हो गया। यानी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पहले नॉन सेविंग को जीरो करता है, फिर सेविंग को जीरो करता है, फिर भी बच जाए तो फिर कहां से? डिविडेंड से माइनस होता है। टोटल से तो होगा ही होगा। यहाँ तो कोई तकलीफ? देखो, आप एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं, केस सी। ये तो वो था ना क्वेश्चन 2 था, फिर केस 2 लिखा हमने, बी लिखा, अब हम कौन सा केस लिख रहे हैं? सी। केस सी में मैं कहता हूँ बाकी सब कुछ ऐसा ही है। इंटरेस्ट जो इसने पे किया है ना वो 15,000 के है। अब क्या होएगा? 15,000 का इंटरेस्ट माइनस कैसे होगा? हम चले हम चले 15,000 को सर पे उठाए। इस 15,000 के इंटरेस्ट को क्या करना है? इन कॉलम्स में बिठाना है। सबसे पहले कहां पहुंचे? कितना? 15 में 1,000 गए, कितने बचे? 14, 14। इधर कितना हुआ? कितने बचे? 12। इधर कितना होएगा? कितने बचे? यानी 15 का इंटरेस्ट है। कितनी इनकम है? 13 को जीरो कर दिया, बचा कितना? और इंटरेस्ट कितना बचा? उसका क्या करें? खल्ली वल्ली, इग्नोर, कुछ नहीं। क्यों? इनकम ही नहीं है भाई, कहां से एडजस्ट करेगा? यानी रूल क्या हुआ?
कि टोटल इनकम से क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या होता है, माइनस। पहले कहां से माइनस होता है, फिर कहां से माइनस होता है, फिर कहां से माइनस होता है, और इसके बाद अगर इंटरेस्ट जो है वो टोटल नेट इनकम से एक्सेस कर जाए तो खल्ली वल्ली इग्नोर, क्योंकि जितनी इनकम है हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उतना ही माइनस कर सकते हैं। इनकम कैन नेवर 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 बी इन माइनस, इनकम कैन नेवर बी नेगेटिव। इनकम माइनस में आ सकती नहीं है। तो ये कहानी है मेन फॉर्मेट की, जिसमें आज पहली पहली क्लास है। हमने क्या सीखा, टोटल इनकम तक, और फिर हमने कहां तक सीखा, नेट इनकम तक। तो आज हमने कुछ खास नहीं पढ़ा है, खाली ऐसे ही टाइम पास किया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप सारे योगी हैं हमारे से रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेना, ताकि वो ग्रुप बना देगा तो उस पर